Hello students, welcome to part 5, chapter number 1, some basic concept of chemistry. Here the part 5, law of chemical combination, I would like to explain you. There are 5 laws for that chemical combination: law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportions, law of reciprocal proportion, and law of combining volumes. We call it Gay-Lussac law. Now each and every law will be explained with the example. So the first law of conservation of mass. Here, during any physical or chemical change, the total mass of the product is always equal to total mass of the reactant. Means, if any physical change or chemical change is going on, suppose we consider a chemical reaction, and in that there are suppose 2 reactant and 2 product are there. So whatever the total mass of the product, it is always equal to total mass of the reactant. तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जैसे उन्होंने बोला है कि यूनिवर्स में आप कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज लेते हो तो व्हाटएवर द मास आपका होगा वो टोटल हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. वहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. इसका मतलब व्हाटएवर द टोटल मास आपका प्रोडक्ट का होगा वही टोटल मास आपका रिएक्टेंट का होगा. अब दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट composition. Here the statement for this law is that a pure chemical compound, you find that always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight. कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है उसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट का जो उनका प्रोपोर्शन होता है एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है, उससे वो कंबाइन होके उस केमिकल कंपाउंड को बनाते हैं. यहाँ पे अगर आपको जो वर्ड दिया है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, उससे ही पता चल जाता है कि जब भी कोई एक केमिकल कंपाउंड आप लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने दिए हैं, उसमें से हम एक एग्जांपल की सहायता से इस लॉ को समझेंगे. अगर आप कोई एक कंपाउंड लेते हो जो नेचुरली ऑकरिंग है या उसको दूसरा लैब में बनाया है, तो दोनों में जो आपके मतलब हो गए वो परसेंटेज जो भी एलिमेंट्स से वो पूरा कंपाउंड बना है नेचुरली में या लैब में बनाए हुए में, उसमें वो परसेंटेज जितने भी एलिमेंट्स से वो बना है कंपाउंड वो हमेशा एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ही होंगे, तभी वो केमिकल कंपाउंड पूरी तरह से बनेगा. यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है उसके लिए. जैसे फ्रॉस्ट वर्क उन्होंने 2 सैंपल लिए थे. एक था मतलब उसमें क्यूप्रिक कार्बोनेट का 2 सैंपल लिए थे. एक सैंपल जो नेचुरली आपका होता है नेचुरली ऑकरिंग, और दूसरा सैंपल उन्होंने लिया था जो लेबोरेटरी में था. दोनों सैंपल का उन्होंने यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है, एक नेचुरली ऑकरिंग और दूसरा था विच इज प्रिपेयर इन द लैब. उसने देखा कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स है जिन 2 सैंपल में, उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज यहाँ पे उन्होंने दिया है. जिससे कॉपर का 51.35% है जो नेचुरली क्यूप्रिक कार्बोनेट है, कार्बन 9.74 है और ऑक्सीजन 38.91 है. अब वही चीज़ जब उन्होंने लैब में बनाई क्यूप्रिक कार्बोनेट की, तब कॉपर का भी 51.35% था, कार्बन का 9.74% और ऑक्सीजन 38 पॉइंट लगभग आपका यहाँ पे 91% ही था. मतलब कॉम्बिनेशन जो था वो सेम ही था. तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, जैसे यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इसमें हमेशा जो भी एलिमेंट्स रहेंगे कॉपर, कार्बन या ऑक्सीजन, वो फिर नेचुरली हो या फिर लैब में बनाए हो, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ सेम डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट. उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा. अब उसके बाद आपका दिया है थर्ड
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other element are in a simple whole number ratio। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से वो ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो भी स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ कि सपोज अगर कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो कॉम्बिनेशन आपका एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए होता है। मैं इसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देती हूँ, तो उससे हमें जल्दी पता चलेगा कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स लेते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा, उससे एक से ज़्यादा दो कंपाउंड बनेंगे। एक बार कॉम्बिनेशन से वाटर बनाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरी बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, H2O2 बनाएगा। मतलब एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो H2O बनेगा वाटर, दूसरी बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए और इस तरह का कॉम्बिनेशन का उससे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। मतलब जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट, तो इसमें जो मास होता है एक एलिमेंट्स का, जो एक फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, वो एक सिंपल नंबर ऑफ रेशो बियर करता है। अब इसमें यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिससे वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन जो है इसका एक फिक्स मास है। अगर आप फार्मूला देखो H2O और H2O2, तो हाइड्रोजन दोनों में एक फिक्स मास है। सिर्फ ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लेके हम इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि इन वाटर 2 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, पानी वाटर में देखो 2 पार्ट है हाइड्रोजन के, H2 बाय मास कंबाइंड विथ 16 एलिमेंट्स, 16 पार्ट यू कैन से शॉर्ट, 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन आपका H2 2 ग्राम, वो एक ऑक्सीजन के साथ मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, उससे आपको वाटर बन रहा है 18 ग्राम। H2 प्लस O, H2 मतलब 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम, H2O बन रहा है जिसका मास है 18 ग्राम। राइट, मीन्स इसमें वाटर में आपका हाइड्रोजन जो है वो फिक्स आया। अब इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स इन H2O2 2 पार्ट बाय मास, 2 पार्ट आपके हाइड्रोजन मतलब H2 लिया, कंबाइन विथ आपके 2 O2 है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स एक H2 प्लस O2, इससे बनेगा आपका H2O2। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बना रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज़ 34 ग्राम। क्योंकि हाइड्रोजन का 2 और 2 ऑक्सीजन का आपका 32, तो हो गया 34 ग्राम H2O2। तो यहाँ पे इन दो कंपाउंड्स में से आप देखो एक मास फिक्स है और वो है हाइड्रोजन का, ऊपर भी 2 ग्राम है नीचे भी 2 ग्राम है, बराबर है। सिर्फ आप यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मासेस ऑफ ऑक्सीजन पहले में 16 ग्राम है, दूसरे में 32 ग्राम है। तो यही स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि व्हेन दे हैव गिवन दैट व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक बार वाटर बनाया दूसरी बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। Now, the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other element, मतलब यहाँ पे ये जो 2 मासेस है, ऊपर 16 ग्राम और दूसरी बार यहाँ पे 32 ग्राम, जो एक फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो दे बोथ, मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों दैट बोथ बियर अ सिंपल, यू कैन से दैट दे हैव गिवन दैट दे बियर अ सिंपल होल नंबर ऑफ रेशो।
मतलब वो एक दूसरे के साथ एक सिंपल होल रेशो बियर करते हैं। जैसे यहाँ पे 16:32 और ये आएगा आपका 1:2, मतलब ये बिल्कुल सिंपल दिया है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा फिक्स लिया है और उसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है, दूसरी बार वो 32 ग्राम है। तो ये जो दो है वो अपने साथ खुद के साथ एक सिंपल रेशो बियर करते हैं और वो है 16:32 मीन्स 1:2। दैट इज़ द लॉ ऑफ, यू कैन से दैट, सिंपल मल्टीपल प्रपोर्शन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट लॉ, दैट इज़ गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या है इस लॉ में देख लीजिए। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं कोई केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जब दो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए या फिर कोई गैसेस आपकी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो गए, तो वो इस तरह से रिएक्ट या प्रोड्यूस होते हैं कि जिसमें एक सिंपल रेशो होता है बाय वॉल्यूम टू वन अनदर। मतलब जो भी प्रोड्यूस हो गए या फिर जो भी रिएक्ट हो गए उनका एक आपस में एक रेशो होगा सिंपल वॉल्यूम से, एंड उसी तरह से प्रोडक्ट के साथ भी। मतलब वो अगर रिएक्टेंट है तो आपस में दोनों गैसेस का एक खास सिंपल रेशो होगा, एज वेल एज जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके साथ भी उनका एक सिंपल रेशो होगा। और एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट ऑल द गैसेस आर मस्ट बी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, इम्पोर्टेंट कंडीशन है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है तो उससे हमें पता चल जाएगा। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। देखिए एक वॉल्यूम है हाइड्रोजन का जो एक वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में 1:1 रेशो है, और जब प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 2 HCl दिया है तो 1:2, 1:2 इस तरह का उनका सिंपल रेशो है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट। अब आता है एवोगैड्रोज लॉ। लेकिन एवोगैड्रोज लॉ पढ़ने से पहले उसके कुछ कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे बर्जेलियस का एक हाइपोथेसिस था जो इसके बारे में कुछ बताता है। मतलब एवोगैड्रोज लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हमें इस बर्जेलियस हाइपोथेसिस को समझना पड़ेगा। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जब भी आप कोई गैसेस लो और उनका अगर दोनों का अगर 2 गैसेस मैंने लिए उनका वॉल्यूम इक्वल है, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। 2 गैसेस हम ले रहे हैं और उन दोनों का वॉल्यूम सेम है, सपोज कि 2 लीटर दोनों का वॉल्यूम है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बर्जेलियस के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स 2 गैसेस के अंदर के सेम रहेंगे अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है और वो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी सेम है। Means whenever you are taking the true sample of the gases that having the equal volumes, and when you are having both the gases at the under condition, similar condition of the temperature and pressure, they must have equal number of atoms. This is Berzelius hypothesis, and thus they have given that here. According to Berzelius, in some chemical reaction, even a fraction of atom was evolved. तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस है उसमें फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स भी इन्वॉल्व होते थे जब रिएक्शन होती थी। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का दिया है उन्होंने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अगर n एटम हाइड्रोजन के लेते हैं, क्लोरीन के n एटम लेते हैं, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमने देखा था डबल उसका बनता है 2n कंपाउंड्स एटम्स। उसी तरह से सपोज हमने 1 एटम हाइड्रोजन का लिया, क्लोरीन का भी 1 एटम लेंगे तो 2 हमें कंपाउंड मिलेगा दैट एटम्स, मतलब जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें डबल होगा। अगर मैंने हाफ एटम लिया मतलब सिर्फ हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन का भी सिर्फ आधा लिया मतलब Cl लिया,
1/2 एटम, तो नेचुरली हमें पूरा HCl मिलेगा 1 कंपाउंड एटम। ए था बर्जेलियस का हाइपोथेसिस, जिसमें एटम के ऊपर उन्होंने बताया था। दिस मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। बर्जेलियस के हिसाब से एटम के फ्रैक्शन आपके केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं। दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट था, अपोजिट था ए ऊपर का हाइपोथेसिस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम सबसे छोटा एलिमेंट्स है, फिर उस एलिमेंट्स को हम फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। यहाँ पे उन्होंने फ्रैक्शन भी लिया है बर्जेलियस के हाइपोथेसिस में, और ए ऊपर का जो बर्जेलियस का हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट था। क्योंकि अप टू डाल्टन थ्योरीज एटम को स्मॉलेस्ट पार्ट बनाया जाता था, क्योंकि उसके बाद वो हाइपोथेसिस रॉन्ग हुआ, क्योंकि एटम से भी और छोटे पार्ट थे, दैट आर द पार्टिकल्स, हमें वो पता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन वो बात का है। लेकिन तब तक तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बोला जाता था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, बराबर है, कोई भी एलिमेंट्स का, और उसका फ्रैक्शन लेना दैट वाज अगेंस्ट। एंड इसीलिए ये जो दो आपका आपस में कन्फ्लिक्ट था, एक बर्जेलियस का और एक दूसरा डाल्टन्स थ्योरी का, सो टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट between the Dalton's atomic theory and Berzelius hypothesis, Avogadro suggested that matter consists of two kinds of particles. एवोगैड्रोस ने बोला कि भाई मैटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए, एक एटम्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स। एंड दस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस which have independent existence are molecules. तो फिर इन दोनों के जो कन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व करने के लिए एवोगैड्रोस ने एक न्यू सजेशन दिया कि भाई कोई भी मैटर जो होगा उसके अंदर सिर्फ एटम्स नहीं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी, मतलब उसमें दो तरह के पार्टिकल होंगे, एटम्स भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होगा। और गैसेस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा विच आर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे यहाँ पे एटम्स की बात की गई, तो मॉलिक्यूल्स के लिए उन्होंने कहा कि गैसेस के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो होगा मॉलिक्यूल्स। ही सजेस्टेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द गैसेस व्हिच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर मॉलिक्यूल्स। उसने मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे गैसेस के लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल तरीके से बोला, एंड नॉट एटम्स। गैसेस के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना कि एटम्स। And so according to Avogadro's law, under similar condition of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. तो ना कि नंबर ऑफ एटम्स, जो बर्जेलियस का हाइपोथेसिस था। एवोगैड्रोस के हिसाब से जब हम कोई भी दो गैसेस को अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर उनका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, और यही एवोगैड्रोस का हाइपोथेसिस था। थैंक यू।